नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और आज हम भूगोल के जियोग्राफी के थर्ड चैप्टर ड्रेनेज को पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे इसकी। इसमें हम कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले कुछ ऐसे टर्म जो बार बार चैप्टर में यूज होगा तो उसको जान लेना बेहतर होगा ताकि दिक्कत ना हो। उसका डेफिनेशन क्या है, वो टर्म क्या है, इस सबको जानेंगे। बेसिकली आज की क्लास में दो टर्म पे बात करेंगे, एक इंट्रोडक्शन, दूसरा ड्रेनेज पैटर्न पे। ड्रेनेज पैटर्न को हम अपवाह प्रतिरूप कह सकते हैं, या अपवाह प्रतिरूप के बदले अपवाह स्वरूप भी कहते हैं। ये दोनों आप कह लें। पहले हम जानते हैं कि ड्रेनेज है क्या, अपवाह है क्या, इसको पहले जान लेते हैं। ड्रेनेज या अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी क्षेत्र के रिवर सिस्टम को ड्रेनेज डिस्क्राइब करता है। यदि हम कहते हैं कि ड्रेनेज ऑफ रिवर गंगा, तो गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है अथवा बहाव क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र को ये बताता है। हम कहते हैं कि गंगा का ये अपवाह तंत्र है, अपवाह क्षेत्र है। तो गंगा नदी जहां से शुरुआत होती है और जहां आके खत्म होती है, उस पूरे क्षेत्र को ये परिभाषित या बता रहा होता है। तो किसी क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करने के लिए, उसको परिभाषित करने या डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए हम ड्रेनेज का यूज करते हैं। किसी एक निश्चित रास्ते से, जिसे आप नाली या गर्त कह लें, किसी एक निश्चित रास्ते से जल प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। किसी एक निश्चित रास्ते से जब जल का प्रवाह हो तो उसे अपवाह कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं। और ये किसी एक विशेष क्षेत्र या एक खास क्षेत्र में होता है, एक निश्चित रास्ते के द्वारा। अब ऐसा नहीं है कि जो उथला है यहाँ पे, मान लेते हैं कि ये गर्त है और यहाँ उथला है, तो यहाँ नदी बह रही हो और यहाँ के लिए हम अपवाह करें, ऐसा नहीं होता। बल्कि जिस क्षेत्र से जल का प्रवाह हो, जल का प्रवाह मीन्स कि पानी का बहाव जिस क्षेत्र से हो रहा है, उस क्षेत्र में पानी के बहाव को अपवाह कहते हैं। पानी के बहाव को अपवाह कहा जाता है। और ये जो फिक्स रास्ते होते हैं, जिसे हम वेसल्स भी कह लें, नलिका या नली कह लें, इस निश्चित रास्ते के द्वारा जल का अपवाह एक जाल सा होता है। कहने का मतलब कि किसी एक क्षेत्र में नदी का बहाव एक जाल को बनाता है। जैसे ये मुख्य नदी है, ये गंगा है मान लेते हैं, तो इसमें कई डिस्ट्रीब्यूटरीज आकर के मिलती है, तो ये एक तरह का जाल सा बन जाता है। मान लेते हैं ये नदियां सब है, इसकी सहायक नदियां। तो ये जो जाल बना, इस पूरे सिस्टम को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। किसी नदी का अपवाह तंत्र, जैसे गंगा का अपवाह तंत्र, सिंधु का अपवाह तंत्र, महानदी का अपवाह तंत्र, नर्मदा गोदावरी का अपवाह तंत्र। तो ये जो सिस्टम जालीनुमा एक आकृति सा बन जाता है, जालीनुमा एक जाल सा बिछ जाता है किसी नदी के आसपास, तो उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे तंत्र को हम लोग नदी तंत्र, अपवाह तंत्र कहते हैं या फिर ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम कुछ कारकों, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर है, जब किसी क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम बनता है तो वो कई कारणों पर निर्भर करता है। जैसे धरातलीय रचना है, जिसे हम सरफेस कंपोजिशन कह लें, सरफेस कंपोजिशन, धरातलीय रचना अथवा संरचना, भूमि की ढाल, इंक्लाइन ऑफ लैंड,
इंक्लाइन ऑफ लैंड, भूमि की ढाल, विवर्तनिक क्रियाओं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, टेक्टोनिक एक्टिविटीज और अपवाह क्षेत्र के भूगर्भिक इतिहास, जो ड्रेनेज एरिया है वो उसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, वो कब बना, वो कितना पुराना है, और साथ ही उस क्षेत्र में बह रहे जल की प्राप्ति, जल कितना मिल पाता है, उस क्षेत्र में जल की मात्रा कितना है, इन सब बातों पर एक ड्रेनेज सिस्टम डिपेंड करता है। किसी एरिया का ड्रेनेज सिस्टम डिपेंड करता है। एक नदी, एक टर्म आता है यहाँ पे जल संग्रह, जल ग्रहण, जिसे हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। या जल ग्रहण किसी क्षेत्र में, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं बिहार है, बिहार में से कोसी नदी बहती है, तो कोसी जिस जिस क्षेत्र से बह रही हो, जिस क्षेत्र से बहते हुए आगे की ओर बढ़ती है, तो उन क्षेत्रों से जो कोसी में जल आता है वो जल उस नदी का जल ग्रहण कहलाता है। मीन्स कि इसे हम यदि एक लाइन में कहना पड़े तो कहेंगे कि एक नदी एवं उसकी एक नदी द्वारा एक खास क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, जिसे हम जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जिस क्षेत्र से जल को बहा कर लाती है उसे हम जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र से जल को ग्रहण करती है और आगे की ओर बढ़ती है। एक दूसरा टर्म है अपवाह द्रोणी, जिसे हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं इंग्लिश में, ड्रेनेज बेसिन, अपवाह द्रोणी। अब ये क्या होता है इसको जान लेते हैं। कोई एक रिवर है और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, वो रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, उसके द्वारा जो एरिया ड्रेन होता है, अपवाहित होता है, उस क्षेत्र को हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी खास क्षेत्र में बह रही एक नदी और उसकी जो सहायक नदियां होती हैं, ये एक नदी है और इसकी सहायक नदियां हैं, ये सब इसके द्वारा जो क्षेत्र अपवाहित होता है, मीन्स जिन क्षेत्रों से जल या पानी बहता है या नदी बह रही है, जिन क्षेत्रों से नदी बह रही है, उन सभी क्षेत्रों को हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। जैसे ये क्षेत्र और ये क्षेत्र सब मिल करके एक अपवाह द्रोणी बनाएगा इस नदी का। जैसे गंगोत्री से निकलती है और फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है, तो उन जिन क्षेत्रों से बह करके चल रही होती है गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज आती है, सहायक नदियां आती हैं, वो सब मिल करके एक अपवाह द्रोणी का निर्माण करता है, करती है। तो ये कैचमेंट एरिया था। एक और टर्म है इसमें जिसे हम वाटर डिवाइड कहते हैं, वाटर डिवाइड। इसे हम हिंदी में कहते हैं जल विभाजक। जल विभाजक वह ऊंचा क्षेत्र होता है जिसमें कोई ऊंची पठार या ऊंचा पर्वत होता है, जो दो नदियों के जल को, दो नदियों के अपवाह तंत्र को अलग अलग करती है, उसे हम जल विभाजक कहते हैं। जल विभाजक की आकृति कुछ इस तरह से होती है। पर गौर से हाथों को देखिएगा और पहले इसको देख लीजिए। ये ऊंचा क्षेत्र है, मान लेते हैं ये ऊंचा क्षेत्र है ये, और ये भी ऊंचा क्षेत्र है और इस बीच से नदी गुजरती है। एक बार फिर से देखें, ये कुछ इस तरह की आकृति को बनाता है। यदि बोर्ड पे दिखाएं तो बोर्ड पे हमें कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा आकृति को। इस
ट्रेंच से, इस गर्त से, ये जो गड्ढा बना हुआ दिखता है, इससे नदियां बहती है। और ये उठा हुआ भाग है, बीच का भाग, ये एक पर्वत हो सकता है, एक पहाड़ हो सकता है, या फिर एक ऊंचा टीला भी हो सकता है। तो ये दो नदियों की जल को बांटती है, एक नदी ये है और दूसरा दूसरा नदी ये है। तो इस होकर के नदी बह रही है। मुझे अभी 3D पिक्चर में दिखा नहीं सकता हूँ, फिर भी आप एक बार इमेजिन करिए, और बुक में इसका एक छोटा सा फिगर दिया गया है, उसको एक बार देखिए। तो इधर से ये बह रही नदी होती है, और यहाँ पे मेन रिवर चल रही होती है, जो सबसे निचला हिस्सा होता है, सबसे गड्ढा वाला हिस्सा होता है। इधर से जो ट्रिब्यूटरीज आती है, इसमें पानी देती है, और इधर से भी ट्रिब्यूटरीज आकर के पानी देती है, और ये यहाँ से मेन रिवर निकल रही होती है। तो ये भाग, ये हिस्सा जल विभाजक या वाटर डिवाइड कहलाता है। एक भारत में सबसे बड़ा जल विभाजक विंध्य पर्वत बनाता है। विंध्य पर्वत दो बड़ी नदियों को बांटती है, और वह भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक कहलाता है। इसे हम जल संभर भी कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी तथा छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाहित जल को जल संभर कहा जाता है। जो बड़ी नदियां होती हैं, ये बड़ी नदियां, और इसके जल ग्रहण क्षेत्र में जिधर से यह पानी को लाता है, जल को अपने साथ बहाकर लाता है, उन नदी द्रोणी और जो छोटी नदियां होती हैं या छोटे छोटे नाले होते हैं, इन छोटी नदियों और नालों के द्वारा जो जल बहाकर लाया जाता है, उस जल को जल संभर कहा जाता है। अब इस क्षेत्र में बहाकर लाए गए क्षेत्र जल को हम जल संभर कहते हैं, जो इस बड़ी नदी में अपने जल को छोड़ देती है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को हम नदी द्रोणी कहते हैं, जबकि छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित जल को हम जल संभर कहते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे चित्र के द्वारा ये बड़ी नदियां हैं, इस नदियों के द्वारा बहाए गए जल क्षेत्र को हम लोग नदी द्रोणी कहते हैं। और छोटी नदियां, जो मान लेते हैं इसकी सहायक नदियां हो, छोटी नदियों के द्वारा बहाए गए जल क्षेत्र को हम जल संभर कहते हैं, जल संभर। और नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जल संभर से, जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है बड़ी नदियों के तुलना में। जो अपवाह द्रोणी है, अभी मैंने कुछ देर पहले अपवाह द्रोणी की बात किया था। अपवाह द्रोणी, भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी गंगा नदी की है, जो लगभग 2500 किलोमीटर है लंबी है। और पूरे विश्व की बात करें तो सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी अमेज़न की है, अमेज़न रिवर। आप लोग क्लास 7th में अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़े होंगे। ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन क्लास था। यहां तक में किसी को तनिक भी समझने में दिक्कत हो तो कृपया जरूर पूछें, जरूर शेयर करें अपने क्वेश्चंस को, अपने प्रॉब्लम्स को। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।